आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल और बहुत ही अच्छे से मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही जल्द। नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा और हमारा जो कोर्स है ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स। तो एक ओवरऑल जो है हमारा पैकेज बन जाएगा और हर दिन आपको मैं 5 क्वेश्चंस का, अब मंडे से आपको, हर मंडे से थर्सडे तक मैं ट्राई करूंगा कि हर दिन आपका 5 क्वेश्चंस का आपको जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो भी आपको मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो मैं फुल्ली डेडिकेटेड होकर आपके लिए यहाँ चीज़ें कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप भी उस तरीके से पढ़ रहे होगे। तो आज देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री में, तो सामाजिक, ठीक है, और जो धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें क्या है कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बताएं, ठीक है, देखो तो जो भी सुधार किए गए, ठीक है, चाहे वो धार्मिक सुधार हो चाहे वो आपका सामाजिक सुधार हो, जैसे कि देख लो, जैसे कि विधवा, आप देखते हो कि विडोज रीमैरिज एक्ट आपने पढ़ा था। ठीक है, कि विधवाओं का पूर्ण विवाह आपने कब पढ़ा था, जल्दी से बताइए, याद कीजिए जल्दी से। तो आपने पढ़ा था 1856 में। ठीक है, 1856 में जब आपने पढ़ा होगा, जब हमने आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ाया था तब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें क्या हो, जो विधवा थी उनको पूर्ण विवाह कराया जाता था। ठीक है, उसके बाद सती सिस्टम खत्म किया गया। तो इस तरीके का जो सामाजिक सुधार हुए, ठीक है, किनके द्वारा हुआ, बेसिकली हमें ये सब चीज़ पढ़ना है, चाहे वो सामाजिक रिलेटेड हो चाहे वो धर्म रिलेटेड हो। क्योंकि धर्म में भी ना बहुत सारी कुरीतियाँ आ जाती है। कुरीतियाँ मतलब क्या, मान लो कि कोई पंडित है तो उसको सब चीज़ें लाओ है। ठीक है, वही अगर कोई शूद्र है तो उसको बहुत सारे रोग, छुआछूत, तो ये सब के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाया, बेसिकली हमें उनके बारे में पढ़ना है। जो भी जब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय में जिन जिन लोगों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार में अपना अहम योगदान दिया है उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब वीडियो खत्म होते होते आपको सब चीज़ याद भी हो जाएगी और इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, सो वेलकम बैक अगेन ड्रीम डोज। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है आपका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नाम में ही राजा लगा हुआ है तो डेट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले याद रखिएगा, इस पर ज़्यादा बात नहीं होता है, पर मैं बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो वेस्ट बंगाल वर्धमान, ठीक है, वर्धमान एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहीं बताया जाता है कि 1774 में हुआ था, तो किसी बुक में लिखा हुआ है 1772 में, बट आज तक ये पूछा नहीं गया कि कब इनका जन्म हुआ, बट ये पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ, तो वर्धमान वेस्ट बंगाल में हुआ। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनको हम देखेंगे कि इन्होंने धार्मिक सुधार किया क्या, शिक्षा में इनका क्या रोल रहा। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग सब बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किनका, जैसा कि हमने बताया आपको, किनका, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस जिसको बोले जाते हैं हिंदी में, ठीक है, नव पूर्ण जागरण का पिता या अग्रदूत इनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस या भारत के पूर्ण जागरण का पिता इनको कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा। और आधुनिक भारत का भी पिता इनको बोला जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस दैट मीन्स भारत का पूर्ण जागरण का पिता किनको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को। या आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को। ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे। इनको फारसी आता था, उर्दू आता था, बंगाली आता था, मतलब मल्टी लैंग्वेज पर्सन थे, मतलब इनको बहुत सारे लैंग्वेज आता था। तो सबसे पहले एक इन्होंने ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्होंने ग्रंथ लिखा, इनडायरेक्ट बोल सकते हो एक बुक लिखा। ठीक है, जो इन्होंने फारसी में लिखा था, और बुक का नाम था क्या, तोहफत उल मुहद्दीन। क्या था, तोहफत उल मुहद्दीन। देखो, तो ये बुक सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि तोहफत उल मुहद्दीन किसने लिखा था, ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया था। कौन से भाषा में लिखा गया था, तो फारसी में लिखा गया था। एक चीज और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये मूर्ति पूजन के विरुद्ध थे। इसीलिए इस बुक में उन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया है। प्लस ये एकेश्वरवाद को, ठीक है, वो फॉलो कर देते हैं। यहाँ एकेश्वरवाद को उपहार, ठीक है, एकेश्वरवाद को उपहार, मतलब इस बुक को अगर हिंदी में बोलोगे तो इसका मतलब वो होगा एकेश्वरवाद को उपहार। पर याद क्या रखना है, तोहफत उल मुहद्दीन किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन ने लिखा था। कौन से भाषा में लिखा था, तो फारसी भाषा में लिखा था। मेनली इस बुक में क्या था, तो आइडल्ट्री जिसको बोलते हैं, IDOLTRY जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बट हिंदी में बोला जाता है मूर्ति पूजन का विरोध। ये मूर्ति पूजन के
बिल्कुल अगेंस्ट थे। इनका एक और था एकेश्वरवाद, मैंने बोला एकेश्वरवाद मतलब जिनको बोला जाता है कि अगेंस्ट पॉलीथिज्म थे, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म मतलब क्या, जैसे हम लोग बहुत देवताओं को, बहुत सारे देवता को हम लोग हिंदुज्म में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे देवता को पूछते हैं, तो ये एकावाद, एकावाद मतलब इतने सारे देवता को नहीं, एक देवता में ये विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि जो पॉलीथिज्म होता है मतलब बहुत सारे जो देवता होते हैं उनके भी अगेंस्ट थे और मूर्ति पूजन के भी अगेंस्ट थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा फारसी में, अब बुक का नाम था तोहफत उल मुहद्दीन एकेश्वरवाद को उपहार। ठीक है, उसके बाद 1815 में आप कुछ संस्थाएं इनके द्वारा फॉर्म किया गया था, और मेनली संस्थाओं का काम क्या था, समझ रहे हो ना, क्या संस्था का काम क्या था, जो सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, और जो कुरीतियां हैं समाज में उनको खत्म करना। 1815 मतलब क्या, छुआछूत हो गया, ठीक है, और जो भेदभाव होता है वर्ण के सिस्टम पे वो चीज खत्म करना, सती सिस्टम हो गया, विडोज रीमैरेज एक्ट, तो इस सब चीज इसमें इनका काम होता था। तो या पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि अब ये दोनों को आप साथ में याद रखो, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा, ठीक है, और 1816 में वेदांता सोसाइटी, तो ये दोनों आप साथ में याद रखो कि ये दोनों सोसाइटी और ये दोनों जो सभा था, सभा हिंदी संघ बोलते एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो वेदांता सोसाइटी और आत्मीय सभा, 1815 आत्मीय सभा और 1816 वेदांता सोसाइटी, इतना आप याद रखोगे। उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखा था, ठीक है। अब याद रखना कि देखो इन्होंने हिंदुज्म था उस पर उन्होंने वार किया, अपने कटाक्ष किए कि हाँ ये चीज क्या है, इसमें ये चीज गलत है, ठीक है। तो अब जो क्या ये जीसस या क्या ये क्रिश्चियनिटी के लिए उनके फेवर में थे, जी नहीं। इन्होंने एक बुक लिखा जिसमें बताया गया था, जैसे देखो इसमें क्या क्या एकेश्वरवाद को इन्होंने बोला कि फॉलो करो, और मूर्ति पूजन को इन्होंने हटाया, ठीक है, और अनेक देवताओं को भी पूजने का वो टोटली अगेंस्ट में थे, ठीक है, मतलब जो पोलिथिज्म होता है बहुत सारे देवताओं को हम लोग पूछते हैं उसके भी वो अगेंस्ट में थे। तो इन्होंने एक और बुक लिखा, ठीक है, याद रखिएगा इंग्लिश में था ये, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है। तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ये जो बुक था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो था किसके अगेंस्ट में था, तो ये जो था आपका जितना भी बुराइयां हैं, ठीक है, हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, तो ईसाई धर्म के ये में जो बुराइयां हैं उसके ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया था। कौन से बुक में, तो ये आपको रखना है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में इन्होंने किया था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग अगर इसे बात करें तो उनका मानना था कि जो जैसा कि आपको बाइबल में क्या दिखाया गया है कि जो जीसस है बहुत ही मतलब चमत्कारी पर्सन है, ठीक है, पर इनका मानना था कि कोई भी पर्सन जो धरती पे पैदा लिया है उसके पास ये शक्ति हो ही नहीं सकती। तो इसमें बस इतना आपको पूछा जाएगा कि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किनके द्वारा लिखा गया है, तो 1820 में किनके द्वारा लिखा गया है, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया। और याद रखिएगा इनका नाम जॉन डिग्वी। तो विद द हेल्प ऑफ जॉन डिग्वी ये जो बुक जो है बाद में कहाँ, लंदन में भी प्रकाशित होती है, तो ये पूछ लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जॉन डिग्वी आपको लंदन में भी ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है हमारा आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने कुछ और समाज जो फॉर्म किए, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, 1828 जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि ब्रह्म सभा, या इसको आप ब्रह्म सभा, पर ये जब फॉर्म हुआ था ब्रह्म सभा के नाम से फॉर्म हुआ था, बट आप ब्रह्म समाज भी आप बोला जाता है। तो 1828 में याद रखना हिंदुओं में सुधार लाने के लिए 1828 में किनके द्वारा ब्रह्म समाज का फॉर्म हुआ, तो याद रखिएगा किनके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है, सही है। और ये भी क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ मारा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी एक कॉलेज खोला गया था, ठीक है, जिसका नाम है हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज 1817 में, अब याद है देखो 1817 में आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक, सबसे 1815 में मेरे साथ बोलो, 1815 और 16 साथ में याद होगा, आत्मीय सभा और वेदांता सोसाइटी। 1820 में इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम स्पेशली याद रखना, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है। इन्होंने एक और बुक लिखा, कौन सा, क्या, फारसी में, तो तोहफत उल मुहद्दीन। इतना पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एकदम दिमाग में सॉलिड होना चाहिए। अब 1828 में इन्होंने क्या, कौन सा संगठन का फॉर्मेशन किया, तो ब्रह्म समाज का, हिंदुओं में सुधार लाने के लिए। इसके बाद 1817 में सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉलेज का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है हिंदू कॉलेज। ये कहाँ बनाया जाता है, तो कोलकाता में बनाया जाता है हिंदू कॉलेज। और पूछा जाता है किसके हेल्प से, तो ये याद रखिएगा जो राजा राम मोहन रॉय थे, विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, कहाँ, तो कोलकाता में होती है 1817 में, ठीक है। अगेन 1825 में वेदांता कॉलेज, देखो
आपने पहले पढ़ा 1816 में वेदांता सोसाइटी था वो, ठीक है, और यहाँ क्या 1825 में वेदांता कॉलेज, ठीक है। तो ये किसके द्वारा फिर से खोला गया 1825 में, तो ये भी आपका राजा राममोहन का। ये सब क्यों किया जा रहा है, देखो ये इसलिए किया जा रहा है, कॉलेज लाने का मतलब क्या है, कॉलेज क्यों लाया जा रहा है, देखो जब पर्सन एडुकेटेड होंगे, ठीक है, जब पर्सन एडुकेटेड होंगे तो जो भी आडंबर, जो भी कुरीतियां हैं समाज में, उसको वो समझ पाएंगे कि नहीं ये अंधविश्वास है, इसको रियल लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो कॉलेज पे भी ज़्यादा जोर। ऐसा नहीं कि कॉलेज बनाने का उनका कोई शौक था, हर चीज़ का कोई रीज़न होता है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब देखो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिका, ठीक है, इनको भारत याद रखा, भारतीय पत्रिका के अग्रदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि भारतीय पत्रिका के अग्रदूत किनको बोला जाता है, तो क्या बोलोगे भारतीय, जल्दी से बोलो बोलो, चलो तो भारतीय मतलब अभी तो हो नहीं, कैसे बोलोगे कमेंट करना है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किनको बोला जाता है, तो ये भी बोला जाता है आपको राजा राममोहन रॉय को बोला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिका, सबसे पहले संवाद कौमुदी, अब याद रखना 1821, ठीक है, 1821 में इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है, तो 1821 में है संवाद कौमुदी, और ये याद रखना ये बंगाली लैंग्वेज में था, ठीक है। तो इन्होंने एक पत्रिका, अब पत्रिका में क्या करते थे, तो जो भी कुरीतियां हैं, जो भी बुराइयां हैं उसके बारे में लिखते थे, अब बोलते थे कि ये सब गलत है, मतलब कटाक्ष करना जो भी गलत है समाज में, ठीक है। तो 1821 और 1822 में एक और आता है मिरातुल अखबार, ये फारसी में होता है, ठीक है। और आपने एक फारसी में क्या पहला ग्रंथ आपने क्या पढ़ा था, जल्दी से बोलो क्या पढ़ा था, बोलते मतलब पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, तोफत उल मुहद्दीन, ठीक है। तो इन्होंने दो पत्रिका का हमने बात किया, 1821 में संवाद कौमुदी, ठीक है, और उसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार जो कि फारसी में था, ठीक है। उसके बाद 1822 में, अब ये हो गया आपका बंगाली, ये हो गया आपका फारसी, और 1822 में और एक आता है ये आपका ब्राह्मणिकल मैगजीन। तो ये ब्राह्मणिकल जो मैगजीन होता है ये होता है आपका इंग्लिश में। तो जल्दी से मेरे साथ तीनों को रिवाइज करो, 1821 संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में था, 1822 में आंखें बंद करो मेरे साथ बोलो, 1822 में मिरातुल अखबार फारसी में, और 1822 ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में। इतना चीज समझ में। 1828 में ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन हुआ, और 1817 में कॉलेज का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा, हिंदू कॉलेज का, डेविड हेयर के हेल्प के साथ, ठीक है। और 1825 में वेदांता कॉलेज, ठीक है। बस वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको अगर याद हो तो विलियम बेंटिक के बारे में बताया था, ठीक है, जो कि क्या थे, गवर्नर जनरल, ठीक है। अगर आपको याद है कि नहीं है, याद होना चाहिए क्योंकि पढ़ाया हुआ है। गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जल्दी से मुझे विलियम बेंटिक का कोई टाइम पीरियड जल्दी से बताओ, क्या था, 1828 से 1835। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1829 और 30 का बताया था, जिसमें 1829 जो था उसमें विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा पे रोक लगाया था बंगाल में, वही 1830 में, बट मेनली आपको 1829 ही याद रखना। 1830 में क्या था, मद्रास और मुंबई में उन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था। तो याद रखिएगा जो सती प्रथा पे जो प्रतिबंध लगाया गया था, याद रखिएगा उसमें सबसे बड़ा अगर किसी इंडियन का रोल था तो वो था राजा राममोहन रॉय को, और किसके हेल्प से वो सब हुआ, तो वो हुआ विलियम बेंटिक के समय में ये चीज होता है। तो सती प्रथा पे भी प्रतिबंध 1829 में किसके हेल्प से लगा, तो भी राजा राममोहन रॉय के, ठीक है। अब देखो, अब ये आगे चलते अपना लाइफ का। 1830 में क्या होता है, अकबर द्वितीय से, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। लेटर मुगल, पूर्व मुगल काल जब हमने आपको पढ़ाया था तो अकबर द्वितीय के बारे में हमने बताया था। याद रखना, पूछा जाता है कि राजा की उपाधि, ठीक है, राजा राममोहन को किसने दिया था, तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने। याद रखिए जब मुगल का, पता है लेटर मुगल में जब उत्तर मुगल काल होता है तो मुगलों का क्या होता है, जो सिचुएशन जो होता है बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। और इसलिए क्या किया जाता है कि जो मुगल जो होते हैं, मुगल किंग जो होता है उस समय वो होता है अकबर द्वितीय, ठीक है। ये कब का टाइम है, 1830 का बात कर रहे हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है, पूरा कंपनी का कब्जा होता है, तो हालत जो होता है, सिचुएशन होता है बहुत खराब हो जाता है। तो अकबर द्वितीय क्या करते हैं, राजा राममोहन को बोलते हैं कि आप प्लीज ब्रिटेन जाइए और हमारी हालत के बारे में किसको बताइए, किसको बताइएगा, महारानी को बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा एज ए दूत, ठीक है, अकबर द्वितीय का दूत बन के राजा राममोहन कहाँ जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। और इनको राजा का उपाधि किनके द्वारा दिया गया, तो किनके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया, ठीक है। इतना चीज आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, ठीक है, प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार किए थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है कि क्योंकि आप 1857 का मैंने आपको वार पढ़ाया था, ठीक है। उसमें एक चीज आपको मैंने पढ़ाया था
कि जो एक रिवर, मतलब चलो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट सिंपल ये याद रखना कि उस समय माना जाता था कि समुद्र पार जाना जो है एक, ठीक है, एक गलत चीज है। गलत चीज इन द सेंस आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब बोला जाता था ना कि आप ना अशुद्ध हो जाओगे, एक ऐसा मान्यता था उस समय। तो राजन राममोहन ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि जो ये एक होता है ना डिप्लोमेटिक जो दिमाग में चला आ रहा है इतना दिन से अंधविश्वास, वो खत्म हो। इतना पीछे कहानी का बताने का मतलब बस इतना है कि आपको याद रखना कि प्रथम भारतीय जो समुद्र गए थे, वो समुद्र पार गए थे क्योंकि ब्रिटेन गए थे, ठीक है, तो वो कौन थे, तो राजा राममोहन रॉय थे, ठीक है। उसके बाद 1833 में ये पूछा गया है, ठीक है, कि याद रखें इनका डेथ जो हो जाता है, मर्द कहाँ जाते हैं, तो इंग्लैंड में ही मर जाता है। 1833 में ब्रिस्टल बोल के एक जगह इंग्लैंड में, वहाँ इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये था बेसिकली राजा राममोहन ने, मैक्सिमम 90% चांस है कि इससे बाहर आपको राजा राममोहन से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा गया होगा तो जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वो भी कर लेंगे। थोड़ा आप देखो इनके मरने के बाद क्या होता है, इनका जो डेथ होता है, ठीक है, जब डेथ होता है 1833 में, ठीक है, उससे पहले जब ये मतलब 1830 में कहाँ आते हैं, ब्रिटेन में आते हैं। तो 1830 से लेकर 1833 तक जो ये आपका जो ब्रह्म समाज होता है, ठीक है, ये किसके अंदर में होता है, तो याद रखना रामचंद्र वगिस के अंदर होता है, क्योंकि ये तो ब्रिटेन चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब राम वगिस जब इन मतलब इस पद से हटते हैं, मतलब तो उसके बाद कौन आता है, तो याद रखा 1833 से 1833 से 1843 तक ये होता है आपका द्वारका नाथ टैगोर के अंदर होता है, ठीक है। और वही 1843 में, ठीक है, 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक बार सीक्वेंस याद रखेगा कि हाँ कौन कौन जुड़े हुए हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा जो है जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा रामचंद्र वगिस, द्वारका नाथ टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो जब 1843 का समय होता है तब इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन जुड़ते हैं जो कि ब्रह्म समाज को बहुत आगे ले जाते हैं, और उनका नाम होता है आपका क्या, उनका नाम होता है आपका केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं किससे, आपका ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, और ब्रह्म समाज को बहुत ही फेमस करते हैं, और बहुत सारे इनकी जो अच्छी चीजें होती है ब्रह्म समाज में, वो समाज में इम्प्लीमेंट भी कराने में सफल होते। बट आगे चल के क्या होता है कि ब्रह्म समाज, ठीक है, दो गुटों में बट जाता है। एक ब्रह्म समाज, ठीक है, जो होता है आपका किसके अंदर, केशव चंद्र सेन के अंदर, और दूसरा ब्रह्म समाज जो कि किसके अंदर होता है, जो लास्ट में था देवेंद्र नाथ टैगोर के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया, मतलब कि इन्होंने केशव चंद्र ने, और 1865 में, ठीक है, ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बट गया। एक है आपका कौन सा, ब्रह्म समाज, और एक है आपका भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज। तो सर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आदि ब्रह्म समाज था उसका, ठीक है, संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये बस इतना पूछा जाएगा। और एक ब्रह्म समाज जो दूसरा टूटता है वो है आपका, तो ब्रह्म समाज उसका नेतृत्व कौन करता है, उसका लीडर कौन होता है। तो जब ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है तो एक होता है आदि ब्रह्म समाज, दूसरा होता है भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरा एक और जो होता है वो होता है सिंपल ब्रह्म समाज जो चला रहा था। तो सिंपल ब्रह्म समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर, और आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन, आपको याद रखना है, ठीक है। केशव चंद्र सेन से एक गलती ये भी हो जाती है आगे चल के, क्योंकि वो बहुत काम तो अच्छे करते हैं, पर उनसे एक गलती हो जाती है कि 1878 में क्या होता है कि वो अपनी ही जो 12 वर्ष की जो पुत्री होती है उनकी, ठीक है, उनका विवाह करा दिया जाता है, ठीक है। और जिसके बाद माना जाता है कि जो ब्रह्म समाज है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, बहुत सारे भागों में टूट जाता है, ठीक है। बट उतना आपको याद नहीं रखना है, जितना हम बताएं बस उतना आपको याद रखना है। देखो केशव चंद्र सेन, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण विवाह एक्ट, ब्राह्मण विवाह एक्ट किनके द्वारा लाया गया था पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन। इसमें क्या था, जो शादी करोगे तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना है, वही था ब्राह्मण विवाह एक्ट, ठीक है। 1878 में 12 वर्षीय पुत्री का विवाह करने के कारण पूर्ण आदि ब्रह्म समाज जो है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग हो जाता है और खड्डों में टूट जाता है, ठीक है। बट मेनली आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। अंत हो जाता है ब्रह्म समाज के। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्य समाज के बारे में, ठीक है। तो ये आर्य समाज के जब हम लोग बारे में पढ़ते हैं तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, देखो ये समाज क्या थे, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे। ये समाज बनाए जाते थे ताकि जो भी, ठीक है, आपके धर्म रिलेटेड और, ठीक है, सामाजिक रिलेटेड जो भी बुराइयां हैं समाज में उसको खत्म किया जा सके। तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज का फॉर्मेशन किसने किया था, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये सब बात पे बात नहीं की जाती, पर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गुजरात में इनका जन्म हुआ था,
ठीक है, कहाँ हुआ था, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था, मूल शंकर। और ये भी पूछा जाता है जो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर किनके द्वारा दिया गया था, तो पूर्णानंद के द्वारा दिया गया था। देखिए इनके दो गुरु हुए, ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझ लो। एक है आपके पूर्णानंद, एक है स्वामी बिरजानंद, ठीक है। तो पूर्णानंद जो थे उन्होंने ही इनका नाम मूल शंकर दिया, और स्वामी बिरजानंद से ये बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, और हिंदू धर्म में और हिंदू जो संस्कृति है उसको और आगे बढ़ाना, उसको प्रतिष्ठित करना। प्रतिष्ठित मतलब होता है कि उसको जो पहले वाला जो एक हिंदू जो मतलब वैदिक समय में चला आ रहा था उसको फिर से लागू करना इनका मेन मोटिव था। तो पहला क्वेश्चन क्या याद रखोगे, सबसे पहले दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने आर्य समाज का फॉर्मेशन किया। जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, ठीक है। उसके बाद इनका जो ये मूल शंकर नाम था किनके द्वारा दिया गया था, तो इनके जो पहले गुरु थे दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती जो नाम इनको दिया गया था, ठीक है। तो बचपन का नाम इनका मूल शंकर था, पर दयानंद सरस्वती जो इनको नाम दिया गया था वो किनके दिया गया था, पूर्णानंद के द्वारा। और किनसे इंस्पायर हुए कि जो हिंदू धर्म है, ठीक है, उसमें जो बुराइयां हैं, ठीक है, उसको हटा के हिंदू धर्म को पहले की तरह इंप्लीमेंट किया जाए, तो स्वामी बिरजानंद से। तो बिरजानंद और पूर्णानंद, मूल शंकर, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, गुजरात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म प्रचार के लिए आगरा में, अब यहाँ याद रखना आगरा में पाखंड, ठीक है, खंडनी फटाका, ठीक है, तो ये फटाका फहराया गया था, मतलब झंडा टाइप का, ठीक है। तो ये किसने फहराया था, तो याद रखिएगा ये भी दयानंद सरस्वती ने एक फटाका फहराया था, फटाका, ठीक है, फटाका फहराया था कब, तो आगरा में 1863 में फटाया था। तो पूछा जाता है कि पाखंड खंडनी पताका फहराया था, किसने फहराया था धर्म प्रचार के लिए 1863 में आगरा में, तो आपको याद रखना है वो किसने, तो दयानंद सरस्वती ने। 1875 में, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये सुपर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज का फॉर्मेशन किया। कब किया, 1875 में किया। कहाँ किया, आपका मुंबई में। तो याद रखिएगा इनका जो जिस तरीके से समझा रहा हूँ क्वेश्चन उस तरीके से बनेंगे। पहला आपको पूछा जाएगा कि आर्य समाज का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1875, और इनका पहला कार्यकाल मतलब जिसमें डेट मीन्स हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वो था आपका बम्बई में। बट ये क्या होता है 1877 में, बाद में 2 साल के बाद 1877 में क्या होता है कि ये अपना जो मुख्यालय होते हैं वो लाहौर को बना लेते हैं। तो पूछा जाएगा 1875 में इनका फॉर्मेशन हुआ, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, पर बाद में मुख्यालय कहाँ बना लिया जाता था, 1877 में लाहौर में बना लिया जाता है, ठीक है, समझ में आया। आगे चले, आर्य समाज, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज जो भारत के कौन से रीजन में सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, ठीक है, कौन से ज्यादा, तो याद रखिएगा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, तो ये वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, ये नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना ये भी जो दिया गया था किनके द्वारा, तो आपको ये दिया गया था किनके द्वारा, तो आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब ये क्यों बोला कि अगर थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूँ, देखो उनका मानना था कि जो भी अभी समाज में कुरीतियाँ बुराइयाँ जो भी चीज़ें हैं, अगर हम अपना वेदा को फॉलो करते हैं, जो हमारा वैदिक सभ्यता था उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये मानना था। चलो, तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने। एक लाइन इससे और याद जो पूछा जाता है मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, भारत भारतीयों के लिए है, फिर से मैं बता रहा हूँ याद रखना ये लाइन, भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा था, तो याद रखना भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, तो ये आपका दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। वेदों की ओर लौट चलो, छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, छुआछूत जाति व्यवस्था, ठीक है, ये सब के ये बिल्कुल अगेंस्ट थे, बट इनका एक चीज जिसमें ये समर्थन थे वो था आपका वर्ण व्यवस्था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, आपका ब्रह्म समाज में और आपका आर्य समाज में। वर्ण व्यवस्था मतलब क्या, जो हमारे 4 कैसे होते हैं, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है, ये सब जो वर्ण व्यवस्था जो है हमारा, उसमें ये विश्वास रखते हैं। आप बोलो क्यों, क्योंकि वैदिक सभ्यता, आप ले उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण व्यवस्था आ जाता है, तो ये ऐसे भी वेद को फॉलो करते थे। इसीलिए याद रखिएगा इनसे एक पॉइंट जरूर कि वर्ण व्यवस्था को ये समर्थन देते थे, बाकी जितनी भी बुराइयां हैं उनके वो अगेंस्ट थे, ठीक है। 10 सिद्धांत दिए थे, याद रखना 10 सिद्धांत इन्होंने दिया था, 10 सिद्धांतों का स्थापना किया था वही, ठीक है, जो समाज में जितने भी बुराइयां हैं
जैसे छुआछूत को खत्म करना, जाति व्यवस्था को खत्म करना, ओमेन को इम्पावर करना। ओमेन को इम्पावर मतलब ओमेन को भी शिक्षा देना। तो इस तरीके के 10 सिद्धांत दिए थे। नहीं पूछा था, बस 10 सिद्धांत के स्थान किसने दिए थे, तो याद रखना आपका आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, आपके दयानंद सरस्वती। 1874 ये क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने एक बुक लिखा था 1874 में जिसका नाम है सत्य प्रकाश। ठीक है, क्या नाम है, सत्य प्रकाश। तो इन्होंने एक बुक लिखा था सत्य प्रकाश। ठीक है, तो याद रखना, पहला तो ये पूछ लेगा कि सत्य प्रकाश किसने लिखा, तो आप याद रखोगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये मेरे दिमाग में है, मैंने ये जब पीडीएफ मैंने आपको ये क्रिएट किया तब ये नहीं है। ठीक है, हम आप बता रहे एक्स्ट्रा, तो प्लीज इसको आप सुनते हुए चलेगा, क्योंकि पीडीएफ में फिर से ये नहीं मिलेगा। ये जो सत्य प्रकाश है कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, तो पूछा गया। और पता है मैक्सिमम लोग गलती करके आएंगे, क्यों, क्योंकि हिंदी में ही लिखा गया था और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू पजल नहीं होना। ठीक है, तो 1874 में पूछा था कि सत्य प्रकाश, बेसिकली पूछा था कि सत्य प्रकाश किसने लिखा है, तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है। कौन से लैंग्वेज में लिखा है, तो हिंदी में लिखा है। ठीक है, समझ में आया। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन या शुद्धि मूवमेंट, याद रखना शुद्धि मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने करीब से देखा है, मतलब मैंने खुद ये चीज़ देखा है। मैं बताता हूँ ये क्या है। जब जैसे कि हम इंजीनियर है, ठीक है, तो जब हम पहला जॉब नहीं, आई थिंक सेकेंड वाला जॉब, ठीक है, तो जब हम ये झारखंड में हम, ठीक है, एक एनजीओ में हम काम कर रहे थे। सच थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बताता हूँ। दुमका बोल के एक जगह है, ठीक है, दुमका बोल के आप लोगों को पता होगा दुमका। तो जब हम जो हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे वो टोटली जो था वो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो पूरा एक एनजीओ था। जो बेसिकली एनजीओ का काम क्या होता है, आपको पता है एनजीओ का काम क्या होता है। पर एक चीज हमने उसमें देखा, ठीक है, देखो ये शुद्धि मूवमेंट क्या था मैं बताता हूँ। देखो 1813 में, अगर याद हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, आपको अगर याद हो, तो उसमें क्या किया गया था कि जो क्रिश्चियन मिशनरी है उनको भारत में आने के लिए अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, आपको पता है, कन्वर्सन करा रहे थे लोगों का। देखो जो ये जो लोग होते हैं ना, जो मतलब जो कन्वर्सन कराते, देखो जो हमारा हिंदू सिस्टम है, ठीक है, जब मैं बहुत पहले का बात कर रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे, तो इसमें जो वर्ण सिस्टम है ना, तो जो नीचे के लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो नीचे के लोग हो गए, खैर वो तो है, उनके साथ तो दुर्व्यवहार होते हैं, उनके साथ तो शोषण होता ही था। और जो एसटी इलाके में रहते हैं वो हम सब से कटे रहते हैं। ठीक है, पूरा कट रहते हैं उनका। अब खैर उन लोग, अब तो खैर काफ़ी सही हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी कटे रहते हैं। तो ये जो नीचे वाले लोग होते हैं जो हमसे कटे रहते हैं मूल धारा से, उनका ही ये क्या करवाते थे, धर्म परिवर्तन करवाते थे। क्योंकि ये उनको बताते थे कि अगर आप इसमें आते हो तो ये पूरा इक्वलिटी देता है, यहाँ आप बहुत ही अच्छे से रह पाओगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। इवन हम एक चीज़ और बताते हैं, ये जो मतलब इस तरीके का ये करवाया जाता है, कन्वर्सन करवाया जाता है, उन्हें बहुत तरीके का फैसिलिटी दिया जाता है, बहुत तरीके का फैसिलिटी। अगर आप क्रिश्चियन हो, ठीक है, हमने खुद चीज़ में देखा है, ठीक है, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको इवन एडमिशन में भी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं काम कर रहा था उसमें काफ़ी उनको बेनिफिट दिया जाता था। और जब हम वहाँ के, इवन जो मेरा असिस्टेंट था वो भी मतलब 2 असिस्टेंट, ठीक है, 2 असिस्टेंट था मेरा। ठीक है, एक जो था मतलब जो टेक्निकल जो चीज़ होता है वो देखता था, और एक जो था मतलब क्लासेस का। और वो दोनों, पता है, वो दोनों कन्वर्ट हुए थे। मैं सामने, मैंने जब उनको पूछा, ठीक है, वो मतलब संताल परगना जो होता है ना, एसटी वाले इलाका, आपको पता होगा, संताल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 1855 वाला, तो संताल परगना के वो लोग रहने वाले। तो जब हमने पूछा कि तुमको ऐसा क्या हुआ, तुम क्या बचपन से ही तुम लोग ये थे, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे दादाजी जो थे वो हिंदू थे, उसके बाद हम लोग को कन्वर्ट करवा दिया गया। मतलब कन्वर्ट करवा दिया गया मतलब इनको लालच दिया गया था, इन दी सेंस, अब ये ज़्यादा खींच गया, बट समझ लो कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता था। अरे यार, जिनको खाने, देखो जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उनको आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, तो उनको भगवान से क्या लेना देना है। ठीक है, उनको तो ये दिखेगा ना। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कन्वर्जन कराए, पर उन्होंने बहुत सारा उनको सपोर्ट किया, ये चीज़ हम देखे, पर ये होता है। ठीक है, चलो, तो वही मैन ये कहाँ से उठा था, ये शुद्धि मूवमेंट से ही उठा था। ठीक है, तो जो शुद्धि मूवमेंट में क्या कराया जाता था, जो ऑलरेडी मतलब अपना धर्म कन्वर्ट कर चुके हैं उनको फिर से हिंदू में मिलाया जाता था। ठीक है, और इस पे काम किया जाता था। तो शुद्धि मूवमेंट का बेसिकली वही काम था, और इस पे रोक लगाया जाए कि कन्वर्जन ना हो। तो क्वेश्चन पूछा था कि शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, काफ़ी दूर तक निकल गए थे। शुद्धि मूवमेंट जो किन के द्वारा चलाया गया था, तो याद रखना आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या होता था, जो हिंदू कन्वर्ट हो गए दूसरे रिलीजन में, उनको फिर से वापस लाया जाए। ठीक है, उन्होंने हिंदी को, पूछा जाता है कि हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा
के तौर पर स्वीकार करने का परामर्श और किन्होंने किया था, इस तरीके से पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वो है कौन, दयानंद सरस्वती। गौ रक्षा समिति का गठन किया था, याद रखिएगा गौ रक्षा समिति का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक और अभी भी पढ़ते हो, डीएवी। डीएवी देखो जब ये इनका जब डेथ हो जाता है, आपने पढ़ा 1824 से इनका स्टार्ट होता है और 1824 से 1883 जब इनका डेथ हो जाता है तो ये जो होता है ना इनका जो आर्य समाज वो दो भागों में बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है कि मत अलग हो जाता है। कुछ लोगों का कहना होता है जो एजुकेशन होगा अब भारत में, ठीक है, वो दोनों मिक्स होगा, मतलब उसमें क्या होगा, यूरोपियन एजुकेशन भी होगा और उसमें इंडियन संस्कृति के भी दोनों मिला के किए जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि नहीं, फुल्ली जो होगा वेद पे रिलेटेड ही हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा। इस तरीके से दो स्कूलों का फॉर्मेशन होता है जो अभी भी चला आ रहा है। देखिए पहला 1886 में याद रखने का डीएवी, ठीक है, आपको पता होगा दयानंद एंग्लो वैदिक, आपने अभी भी डीएवी सुना होगा तो बहुत फेमस है, दयानंद एंग्लो वैदिक। ये एक स्कूल फॉर्म होता है कहाँ, तो लाहौर में। याद रखिएगा डीएवी का फॉर्मेशन किया जाता है कहाँ, लाहौर में 1886 में। और इन किनके द्वारा, तो लाला हंसराज के द्वारा। ये और एक जो होता है गुरुकुल विश्वविद्यालय का फॉर्मेशन होता है 1902 में। ये कहाँ, तो आपका हरिद्वार में। किनके द्वारा, तो स्वामी सहजानंद और मुंशी राम के द्वारा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि दो मत बने और दो तरीके का स्कूल का फॉर्मेशन हुआ जो आज अभी तक आप लोग देख रहे हो इन चीजों को, ठीक है। इतना याद कर लोगे। चलो एक बार प्लीज रिवीजन कर लेना, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, थोड़ा गला में ये हो गया। चलो 1907 में, ठीक है, 1907 में भारतीय अशांति का जनक, देखो इनको भी ऐसे तो आपको पता है कि भारतीय अशांति का जनक तो किनको बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। बट उनसे भी पहले, ठीक है, आपको बोला जाए कि बाल गंगाधर तिलक से भी पहले और किसी को अगर बोला जाता है तो वो बोला जाता है आपका किसको, आपको आर्य समाज के फाउंडर को या दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। किनके द्वारा, तो वेलेंटिना सिरोल के द्वारा। बट इसको आप इग्नोर कर लेना, ये इस चक्कर में आप गलत मत करके आ जाना। मेनली जो क्वेश्चन आपको आएगा कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसको बोला जाता है, भारतीय अशांति का जनक, तो वो बाल गंगाधर तिलक, क्वेश्चन उस पर ही आएगा, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रामकृष्ण मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहला पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा फॉर्म किया गया, तो याद रखिएगा किनके द्वारा फॉर्म किया गया, तो आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा फॉर्म किया गया, ठीक है, याद रखोगे। तो अब हम लोग बेसिकली पढ़ लेंगे कि स्वामी विवेकानंद का क्या क्या रोल था, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखो, तो स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 1940 साल ऑलमोस्ट ना, ठीक है, बहुत कम दिन ही जिए थे, बस जितना दिन जिए मतलब कुछ ऐसा करके गए, ठीक है, कि आज भी हम लोग 12 जनवरी को याद रखिएगा, हम लोग जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं, वो इनके जन्मदिन पे। मतलब शॉर्ट जिंदगी छोटा हो पर क्या हो, एक इंस्पायरिंग जिंदगी हो, ठीक है। चलो तो गुरु इनका कौन था, तो याद रखेगा रामकृष्ण परमहंस। ये भी पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है, तो रामकृष्ण परमहंस है। और ये आपको पता है जो दिल्ली में काली मंदिर है उनके ये पुजारी थे। पता है एक चीज मैं आपको यहाँ एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अगर आप ब्रह्म समाज को देखोगे, ठीक है, और आपको जो आपका रामकृष्ण मिशन को देखोगे तो पता है सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है यहाँ कि जो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, इसमें जो है जो बहुत सारे देवताओं को हम लोग पूछते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिथिज्म, उनके ये सपोर्टर थे, ठीक है। बट वहीं आप आर्य समाज में, सॉरी ब्रह्म समाज में देखोगे, आपको पता है उन लोग इस चीज को नहीं पूछते थे, प्लस ना ही वो आइडलिटी मतलब कि ना ही वो मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। चलिए तो गुरु का क्या हो गया, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902, इनके गुरु का नाम, बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था, ठीक है। और ये देखो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो मूल जो इनका जो बचपन का जो नाम था आर्य समाज का, मैंने आपको क्या बताया कि इसका बचपन का नाम था मूल शंकर था। और दयानंद सरस्वती जो इनको जो नाम दिया गया किनके द्वारा दिया गया, पूर्णानंद के द्वारा। उसी प्रकार इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त, ठीक है। बट इनको जो स्वामी विवेकानंद का नाम किनके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा खेतरी के राजा, कहाँ के राजा थे, तो खेतरी के जो एक राजा थे उन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। आपको पता है कि 1893 में ये बहुत ही मतलब गजब के आदमी थे, मतलब आप मैं क्या बोलूं इनके बारे में, आप इनके बारे में पढ़िए, जब जॉब लग जाएगा बुक उठा के पढ़ो, अभी भी पढ़ोगे तो थोड़ा तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। इतना पावरफुल थे कि मतलब
कभी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। देखो, तो उनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या याद रखोगे, इनका गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, इनको स्वामी विवेकानंद ये नाम किन किन के द्वारा दिया गया, तो खेतरी के राजा। 1893 में, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन, वर्ल्ड रिलीजन समिट होता है। कहाँ होता है, शिकागो में, ठीक है। शिकागो का है तो यूएसए, ठीक है। अब ये क्या होता है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट देश के धर्म के लोग होते हैं वो एक ही मंच पे इकट्ठा होते हैं, और जब इनका बोलने का बारी आता है, इनका स्पीच अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक बार सुन के देखना, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से शुरुआत किया था, ठीक है, कि उसको सुनने के बाद, ठीक है, सबके अंदर एक जागरण, एक बोलता है ना, एक जिज्ञासा आ गई थी कि हाँ आखिर ये हिंदू धर्म है क्या, ठीक है। मतलब सब लोग सेटिस्फाइड हो गए थे कि एक जो धर्म है जिसको बोला जाता है हिंदू धर्म, जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो 89 क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, जो सबसे पहले इसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे इंडिया से, तो आपको याद रखना स्वामी विवेकानंद। कहाँ हुआ था, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 में शिकागो यूएसए में हुआ था, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क में, जब वो वहीं रहते तो न्यूयॉर्क में क्या करते हैं, एक वेदांता सोसाइटी। अब देखो वेदांता का बहुत बार आपने पढ़ा, एक वेदांता आपने पढ़ा सोसाइटी, पहले भी पढ़ा वेदांता, उसमें फिर से वेदांता एक और आपने पढ़ा 1816 में पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज को आप कनेक्ट करते रखना, ठीक है। फिर से बताऊं क्या, 1816 में आपने एक पढ़ा, ठीक है, वेदांता ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा, राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। फिर से आप देखो वेदांता सोसाइटी, आपने कहा न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हो, आप कहाँ किसके द्वारा, आप पर मेनली जो पूछा जाएगा और राजा राम मोहन रॉय द्वारा पूछा जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। 1896 में, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं कहीं आपको 1896 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1897 मिलेगा, मेनली आप 1897 याद रखेगा। तो रामकृष्ण मिशन का फॉर्मेशन कब होता है, तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन अपने अपने जो इनके गुरु होते हैं उनके ही नाम पे किया जाता है, तो याद रखना रामकृष्ण मिशन, ठीक है। वेलूर मठ आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी इनके द्वारा फॉर्म हुआ है वेस्ट बंगाल में जो है। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन जो होते हैं इनके द्वारा फॉर्म किया जाता है, और ये अपने गुरु के नाम पे ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। 1900 में दूसरा विश्व सम्मेलन होता है, इसमें भी यही था। देखो तो पहला वाला सबको पता होता है 1893 में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था 1893 में, अगर यहाँ 7 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 8 9 1 10, ठीक है, 9 1 10, तो 7 साल के बाद, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करो, 7 साल के बाद फिर से होता है पेरिस में, दूसरे में भी ये जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड रिलीजन समिट में। चलो चीजें समझ में आ गई, तो एक बार हम लोग इसको चार्ट में देखते हैं, और कुछ और भी मैंने इंक्लूड कर दिया जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक और पीडीएफ देंगे, दोनों साथ में पढ़ना है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, अगर कुछ छूटने के चांसेस रहा तो हम उसको एमसीक्यू में करवा देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक बार हमने क्या पढ़ा, ब्रह्म समाज के बारे में हमने बात किया, ठीक है। ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। कब फॉर्म हुआ, तो 1828 में हुआ। मेन काम क्या था इसका, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार हेतु विस्तार, ठीक है, इतना आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद आता है वेद समाज, ये आपने नहीं पढ़ा है पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वेद समाज का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया था, तो श्री धरालू नायडू। फिर से मेरे साथ बोलो, आंख बंद करो, वेद समाज। पढ़ते पढ़ते पूरा चार्ट में आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि आधा मैंने पीछे पढ़ा दिया, अब मैं जो एक दो इंपॉर्टेंट है वो भी। श्री धरालू नायडू, ठीक है, तो याद रखिएगा वेद समाज श्री धरालू नायडू 1864, और ये कहाँ फॉर्म हुआ था, तो याद रखिएगा मद्रास में। और ये किससे प्रेरणा होके, तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन के बारे में मैंने बात किया था, आदि ब्रह्म समाज के फॉर्मेशन जो थे, तो याद रखिएगा जब आदि ब्रह्म समाज के जो फॉर्मेशन थे केशव चंद्र सेन, उसी से ये प्रेरित होके क्या करते हैं, आपका वेद समाज का फॉर्मेशन करते हैं। वेद समाज का फॉर्मेशन किसने किया, तो श्री धरालू नायडू ने किया 1864 में, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत का, इसको ब्रह्म समाज भी बोला जाता है, किसको, वेद समाज को। फिर से रिपीट, वेद समाज श्री धरालू नायडू 1864, कहाँ, मद्रास में, ठीक है। उसके बाद आता है कि परमहंस मंडली, ठीक है, ये भी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है परमहंस मंडली। आत्माराम पंडुरंग के बारे में आपने सुना होगा, वो थे इसमें। बाल कृष्ण जयकर वो थे, और दादोव पांडुरंग, ठीक है। तो दो पांडुरंग आ गए, एक आ गया आत्माराम पांडुरंग, एक आ गया दादोव पांडुरंग, और एक आ गया बाल कृष्ण जयकर, ठीक है। तो एक कब था, 1849 और 1849 याद रख लो, ठीक है। परमहंस मंडली, इसमें क्या था, एकेश्वरवाद। अगेन एकेश्वरवाद कौन सा, जो ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद था, मतलब एक भगवान को पूजन, नो पोलिथिज्म। और नो पोलिथिज्म मतलब मैं पोलिथिज्म बोलो, मतलब पोलिथिज्म मतलब होता है बहुत देवता को पूजना, तो उन लोग इसको फॉलो नहीं करते थे एकेश्वरवाद को। और विश्व
ठीक है, बंधुत्व पर आधारित था, मतलब विश्व पे भाईचारा पे आधारित था, बंधुत्व पे। ठीक है, तो मेनली ये नहीं पूछा जाएगा, मेनली ये पूछा जाएगा परमहंस मंडली, इनके संस्थापक कौन कौन थे। तो याद रखना है आपको आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, बालकृष्ण जयकर, दादा साहब पांडुरंग, और कहाँ फॉर्म हुआ था, तो मुंबई में। इसके बाद आता है प्रार्थना समाज, सुपर 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 इंपॉर्टेंट, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा समाज, वेद समाज और आपका प्रार्थना समाज। ठीक है, अब देखो प्रार्थना समाज सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, ये कब फॉर्म हुआ था, याद रखना कि प्रार्थना समाज कब फॉर्म हुआ था, तो याद रखना 1867। इसमें कौन कौन थे, किनके द्वारा ये फॉर्म किया गया था, तो याद रखिएगा किनके द्वारा ये फॉर्म किया गया था, तो बोलोगे क्या, ये फॉर्म किया गया था आपका आत्माराम पांडुरंग। बट याद रखिएगा आगे चल के इसमें जो ज्वाइन करते हैं वो 1867 में ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1867 में फॉर्म हुआ। इसके 2 साल बाद 789 मतलब 1869 में इसमें एक और पर्सन जुड़ते जिनका नाम है गोविंद, ठीक है, रानाडे, आपने सुना होगा। ठीक है, एमजी रानाडे, गोविंद महादेव रानाडे इनका पूरा नाम है, तो एमजी रानाडे जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एमजी रानाडे जुड़ते हैं और ये जो प्रार्थना समाज जो होता है इसको बहुत ही आगे लेके जाते हैं। सो प्रार्थना समाज का मेनली काम क्या था, तो जो भी नीचे लोग हैं, वही समाज में जो बुराइयां कुरीतियां हैं, जो छोटे जो मतलब स्तर पे लोग हैं उनके साथ जो शोषण होता है उनको ही ये खत्म करना चाहते थे। ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो मेनली आपको क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो 1867 में, ठीक, 1867 में क्या फॉर्म हुआ, तो प्रार्थना समाज फॉर्म हुआ। ठीक है, और 1869 में इसमें कौन जुड़ते हैं, तो इसमें जुड़ जाते हैं आपके कौन, तो आपके जुड़ जाते हैं आपके गोविंद एमजी रानाडे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो ये भी एक जो था, ये बेसिकली जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था ये इंडिया में फॉर्म नहीं हुआ था, सबसे पहले तो ये याद रखो। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये कहाँ फॉर्म हुआ था, तो याद रखना ये न्यूयॉर्क में फॉर्म हुआ था 1875 में। 1875 में मैंने अभी समझाया क्या फॉर्म हुआ था, आपका आर्य समाज भी फॉर्म हुआ था। ठीक है, आर्य समाज भी फॉर्म हुआ था 1875 में, और उसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी भी फॉर्म हुआ था। तो कर्नल ऑलकेट और मैडम फ्लाडस्की, ठीक है, मैडम फ्लाडस्की, और आप देखो उसको ब्लावडस्की भी बोलते हैं, फ्लावडस्की भी बोलते हैं, आप जैसे याद रखो आपका मर्जी। ठीक है, बट याद रखना है आपको। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कहाँ फॉर्म हुआ था, तो न्यूयॉर्क में फॉर्म हुआ था, 1875 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, कर्नल ऑलकट और ब्लावडस्की, मैडम ब्लावडस्की के द्वारा ये फॉर्म हुआ था। भारत में कब आता है, तो 1875 में, 1882 में आरडीआर मद्रास में इनका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है। याद रखना जो पहले हेडक्वार्टर आपका कहाँ था, तो ये था आपका, देखो ये भी क्या कर रहे थे पता है ना, ये भी जो समाज की बुराइयां हैं, इवन ये लोग जो आपका जो हमारा स्वतंत्रता का जो फेज चल रहा था उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था कि हाँ इनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए भारतीयों को। ठीक है, तो भारत में 1882 में आरडीआर मद्रास, याद रखना आरडीआर मद्रास, ये बहुत है, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से आरडीआर मद्रास में इन्होंने बना लिया। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद इसमें आगे चल के एनी बेसेंट जुड़ती है, आपको पता है, याद रखना एनी बेसेंट इसमें आगे चल के जुड़ती है, इसको और आगे ले जाती है। और एनी बेसेंट के बारे में पता है, ये पहली महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1917 वाला आपको आई थिंक याद होगा एनी बेसेंट वाला। ठीक है, 1917 कोलकाता, इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में चेयरमैन थी। ठीक है, इतना याद रखो, तो आपको बस इतना याद रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब फॉर्म हुआ, 1875 में फॉर्म हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। भारत में कब आया, 1882 में आया। ठीक है, समझ में आया, 1882 में मतलब 7 साल बाद आए, 7 साल 12, हाँ 7 साल बाद आए। ठीक है, उसके बाद किसके द्वारा फॉर्म हुआ, तो मैडम वस्की और आपका कर्नल ऑलकोट के द्वारा। उसके बाद सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन आप याद रखोगे, तो ये किसके द्वारा, तो वी.एम. मालवारी, ये भी याद रखोगे। 1885 जब हमारा कांग्रेस फॉर्म हुआ था उसी समय हुआ, 1885 में कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ, मुंबई में कांग्रेस भी फॉर्म हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो 1885 में सेवा सदन, वी.एम. मालवारी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ फिर से मार्क करता हूँ, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किनके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। आपको पता है 1905 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, और उस समय उनके चेयरमैन कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो याद रखिएगा ये जो क्या था, कि कोई पूछ ले कि क्या है द इंडियन, ऐसे तो आपको पूछा जाएगा कि द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कब फॉर्म हुआ, 1905 में हुआ। ठीक है, किनके द्वारा हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या था कि नौजवानों को इकट्ठा करके उनको प्रेरित किया जाता था कि वो अपने देश के लिए जो देशभक्ति है उसमें बेसिकली जगाया जाता था। ठीक है, तो मातृभूमि की सेवा के लिए। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है
आपका शारदा सभा, शारदा सभा या शारदा सदन बोल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पंडित रमाबाई, याद रखना शारदा सदन आपको पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिस्ट किया। ऐसे बहुत सारे, कितना पढ़ोगे, ठीक है, पर पढ़ना है कि उसमें से ही आ जाए। तो शारदा सदन 1889 में, ठीक है, 1889 किनके द्वारा, तो आपको याद रखना है किनके द्वारा, तो ये है आपका पंडित रमाबाई। ये क्या था, तो एक विडो मैरिज, विडो मैरिज बोला, विडो आश्रम, ठीक है, जो मतलब जो जिनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वो यहाँ रह सकती थी, ठीक है। और ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाता है। तो मेनली आपको याद रखना है शारदा सदन, पंडिता रमाबाई, 1889। उसके बाद एक और जो आपको याद रखना है, यंग बंगाल आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। और ये किनके द्वारा लाया गया था, तो ये एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, हेनरी विविलियन डेजेरियो। अब छोड़ मत देना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से मेरे साथ बोलो, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विविलियन डेजेरियो। और ये कौन थे, तो एक अध्यापक थे, कहाँ के, हिंदू कॉलेज के। हिंदू कॉलेज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, बंगाल वाला हिंदू कॉलेज, विद द हेल्प ऑफ डेविड हैरे, ठीक है, आपने राजा राम मोहन राय ने फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो इतना आप एटलीस्ट आप यहाँ से याद रखोगे, ठीक है, याद रखोगे ना, बिल्कुल आप याद रखोगे, ठीक है, कुछ चीज़ छूट तो नहीं गया। चलिए, आर्य समाज के बारे में तो खैर मैंने आपको बता दिया, रामकृष्ण मिशन के बारे में भी मैंने बता दिया, आप ये देख लेना, ठीक है। चलो, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक पर्सन थे केरला में, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है तो मैं बता देता हूँ। एक पर्सन थे केरला में जिनका नाम था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सुन लो, लिख लेना ये, ठीक है, नारायण गुरु। ऐसा मैंने जब क्वेश्चंस करवाया था आपको बताया था, नारायण गुरु। इनका मानना था कि एक जाति होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक ही ईश्वर होना चाहिए। तो ये किनके द्वारा बोला गया था कि एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, ठीक है। तो ये थे आपके कौन, नारायण गुरु। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम आपको बताना भूल गए, 1867 में आपने क्या पढ़ा, प्रार्थना समाज पढ़ा। तो मैंने हमेशा इसको एक साथ ही करवाता हूँ, 1867 और 1873, ठीक है, ये एकदम याद रखना, 6 साल इसमें प्लस कर देना, 6 6 12 1 13, और यहाँ तो 1867 में क्या पढ़ा आपने, प्रार्थना समाज, ठीक है, मैंने अभी बताया प्रार्थना समाज, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, MG रानाडे। 1873 में एक आता है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज। तो सत्य शोधक समाज 1873 में आया, और उससे पहले कौन आया आपका, प्रार्थना। तो प्रार्थना हमें साथ में करना है, तो प्रार्थना साथ में करना है। तो प्रार्थना सभा कब आया, 1867 में, 6 साल इसमें आप ऑड कर देना, 1873, ठीक है। तो प्रार्थना साथ में, तो प्रार्थना सभा समाज, ठीक है। तो 1867 आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे, और साथ में करना है, प्रार्थना साथ में ही करोगे ना, साथ में प्रार्थना नहीं, प्रार्थना साथ में, PS PQRS, P के बाद ही ऐसा आता है इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है सत्य शोधक समाज, फिर से 6 साल 1873 में ज्योतिबा फूले। नारायण के बारे में क्या बताया, नारायण गुरु, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकितवादी, ठीक है, कि लोकितवादी किनको बोला जाता था, मैं लिख देता हूं यहाँ, लोकितवादी। तो लोकितवादी किनको बोला जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकित, ये भी एक समाज सुधारक थे, ठीक है, आपके महाराष्ट्र वाले के एरिया में। तो गोपाल हरि देशमुख को क्या बोला जाता है, तो लोकितवादी बोला जाता है, ठीक है। पश्चिम भारत का पूर्ण जागरण का जन, जैसे पूरे भारत का पूर्ण जागरण का पिता किनको बोला जाता है, तो वह राजा राममोहन। बट पश्चिम भारत का, ठीक है, पश्चिम भारत का पूर्ण जागरण का पिता किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। एक नाम और आप याद रखोगे, लिख लेना ये सब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो याद रखना, आपको पता है 1850, जो 1850 मैंने आपको पढ़ाया था ना, लॉर्ड कैनिंग के समय में विडोज रीमैरिज एक्ट पास होता है ना, तो किसके सहयोग से होता है, तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, किस समाज सुधारक ने किया था, किसमें, विधवाओं को पूर्ण विवाह के लिए, तो वो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखोगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए, इतना आप याद रख लेना, ये मोर देन इनफ है, और जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको करवा दूंगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।